तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 7 के बारे में, जिसका नाम है सामाजिक वर्गों पर कॉजर और डायरडॉफ की व्याख्या। ठीक है, तो दो लोग हैं। ये सामाजिक वर्ग हमारा टॉपिक रहेगा यहाँ पे। ठीक है, सामाजिक वर्ग, सोशल क्लास कहते हैं इंग्लिश में इसको, अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, एस सी, सोशल क्लास। इस पे हम कोजर और डेहराडॉफ की जो व्याख्या है, उनके जो विचार है, क्या बात की है उन्हें, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं यहाँ पे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप वीडियो को पूरी देखना और वही लोग देखना जो कि देख सको पूरा। क्योंकि कुछ जो टॉपिक्स है मैं वीडियो के कभी कभी बीच में बताता हूँ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं किसी भी यूनिट के। और कुछ बातें ऐसी होती है जो कि लास्ट में समझ में आती है जाके। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक कंक्लूजन निकल के आता है कि हमने क्या की है, तब आप समझ पाते हो। और जो नहीं देखते लास्ट तक, जो 2-3 मिनट देख के चले जाते हैं, उनके लिए वीडियो नहीं है, आप कहीं और जाके देखिए। ठीक है, सबसे पहले आपको ये दो विचार देखने को मिलेंगे समाज शास्त्र चिंतन पर। एक है प्रकार्यवाद, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, और एक है द्वंदात्मक सिद्धांत, ये भी हमने देख लिया था। ठीक है, मतलब काफ़ी सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं पहले। 6 यूनिट तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये 7 यूनिट है। इसके बाद भी जो है उस पर भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, और जो टॉपिक्स हम पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, उन्हीं में ही आपको और अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि समय लगता है एजुकेट होने में, समझदार होने में समय लगता है, तो उसके लिए आपको टाइम देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक वीडियो देखी और रिजेक्ट कर दिया किसी को कि नहीं, इसको आता ही नहीं पढ़ाना, या फिर आप कहो कि समझ में ही नहीं आ रहा, ये मेरे लिए बेस्ट टीचर नहीं है। यार, एक दो वीडियो देखो उसके पहले, ठीक है, फिर डिसीजन लो कि क्या करना है क्या नहीं करना, वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या है, दो विचार है, इसमें हमें देखना है कि विच वन इज़ बेटर। ठीक है, या फिर बेस्ट, दोनों में से कौन से विचार बेस्ट है, इसके ऊपर बात जो है एक तरीके से की गई है दोनों विचारकों के द्वारा। एक तो कॉजर है और एक है डायरडॉफ। ठीक है, तो दो अलग अलग समाजशास्त्री है, उन्होंने इस पे अपने विचार प्रकट किए हैं। जिसमें से जो प्रकार्यवाद है, ठीक है, इस पे हमने बात की थी। प्रकार्यवाद क्या होता है, यानी कि जो जैसे समाज में अलग अलग लोग काम करते हैं। ठीक है, एजुकेशन जो है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, टीचर्स है, लॉयर्स है, जजेस हैं। ठीक है, ये सभी के काम स्पेशल है। ठीक है, इन सब का होना समाज में ज़रूरी है समाज को चलाए रखने के लिए। इसको हम प्रकार्यवाद कहते हैं। और कुछ समाजशास्त्री है या कुछ ऐसे मान के चले कि जो समाजशास्त्र है इसको एक रूढ़िवादी, है ना, रूढ़िवादी सिद्धांत मानता है, जो कि यथा स्थिति सिद्धांत के रूप में भी इसको ले सकते हैं, या जो पुराना सिद्धांत है, इस तरीके से इसको मान के चलते हैं। राइट। उसके अलावा एक होता है द्वंदात्मक सिद्धांत, जो कि आप इसको लेटेस्ट सिद्धांत भी बोलते हैं कभी कभी, क्योंकि ये हमें सिखाता है कि तर्कवादी कैसे होते हैं ना, फैक्ट के ऊपर बात कैसे करते हैं। किसी से मतलब कि हमें बात करनी है, अपनी बातें बतानी है किसी को, तो हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे, सवाल कैसे पूछेंगे, डिबेट कैसे करेंगे, तो ये द्वंदात्मक सिद्धांत हमें बताता है। ठीक है, तो ये द्वंदात्मक सिद्धांत किसने दिया है, आपको याद होना चाहिए। जो कार्ल मार्क्स है, वो इस सिद्धांत को जो है एक तरीके से उन्होंने ज़्यादा यूज़ किया है इसको। तो ये इस कार्ल मार्क्स बहुत ज़्यादा आता है उनका नाम इसको यूज़ करने में। उसके अलावा प्रकार्यवाद जो है वो एक अलग सिद्धांत है, उसके बारे में लास्ट वीडियो बात की थी, तो वहाँ पे आप देख लीजिए जाके। कुछ बातें हैं मैंने आपको बता दिया अभी फ़िलहाल में। अब चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा सही है हमारे हिसाब से, कि अभी के हिसाब से वर्तमान में, क्योंकि जो अभी के समाजशास्त्री हैं डायरडॉफ और कॉजर, ये दोनों यही देख रहे हैं कि जो दोनों विचार है, ठीक है, जो दोनों सिद्धांत है, ये अभी के हिसाब से बेटर है या नहीं है, अभी हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कौन सा सही है कौन सा नहीं है, उसके आधार पे। तो सबसे पहले कॉजर के बारे में आपको मिलेगा। ठीक है, कॉजर के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो द्वंद्व सिद्धांत है ना, द्वंद्वात्मक वाला सिद्धांत है, यानी कि ये वाला द्वंद्व मैं बोलूँ ना तो ये समझ जाना कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला द्वंद्वात्मक सिद्धांत, इसकी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं जो द्वंद्वात्मक सिद्धांत है ये एक सकारात्मक सिद्धांत है। ठीक है, ये आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये फैक्चुअल बातें करता है। हमारी जो आने वाली जनरेशन्स है वो साइंटिफिक होगी, और ज़्यादा हमसे ज़्यादा साइंटिफिक हो जाएंगे वो लोग, तो वो भगवानों पे या भूत प्रेत आत्माओं पे शायद इन पे विश्वास ना रखें। तो हम ऐसी बातें ना करें जिससे कि हम लगे उन लोगों की नज़रों में कि हम झूठे हैं। हमने जो बातें बताई हैं, जो फैक्ट दिए हैं, वो मानने नहीं है, सही नहीं है। तो
उनका मानना ये है कि भाई ये जो द्वंद्वात्मक सिद्धांत है, ये द्वंद्व है, ये सकारात्मक जो है चीज़ें लेके आता है समाज में, फैक्चुअल बातें हम यहाँ पे करते हैं इसको लेके। ठीक है। और इसको पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, फिर हम बात करेंगे धीरे धीरे करके इसी के बारे में। कॉजर को जॉर्ज सिमेल के प्रकार्य प्रवर्तककारी कार्य से प्रेरणा मिली। ये नहीं देखना हमें, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उन्होंने द्वंद्व को एक सकारात्मक, हाँ ये सकारात्मक, मैंने अभी आपको बताया था, सकारात्मक प्रकार्यात्मक भूमिका के रूप में देखा। कॉजर अपना तर्क सिमेल के इस तर्क से शुरू करते हैं कि द्वंद्व या संघर्ष दो कार्यों को अंजाम देता है। द्वंद्व, देखो द्वंद्व जो द्वंद्व का मतलब ये भी होता है संघर्ष। ठीक है, कंपटीशन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, ये इसको कंपटीशन भी हम नाम देते हैं कभी कभी, कि द्वंद्व यानी कि कंपटीशन या डिबेट करना। डिबेट में आप जीतते हो तो आप जो है आपको सम्मान किया जाता है आपका, अगर हारते हो तो वो फिर अलग चीज़ होती है वहाँ पे। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे इन्होंने जो है कुछ दो चीज़ें बताई हैं। पहला है कि ये व्यवस्था के भीतर समूहों की पहचान को स्थापित करता है, ये सामूहिक चेतना को मजबूत करता है। सामूहिक चेतना का मतलब होता है एक दूसरे के प्रति लगाव। ठीक है, इमोशनल अटैचमेंट जो होता है वो पैदा करता है संघर्ष, क्योंकि जब हम संघर्ष करते हैं, हम जीतते हैं, तो हम अपने समूह के प्रति एक अटैचमेंट फील करते हैं। तो ये कह रहा है इस हिसाब से कि संघर्ष ज़रूरी है लाइफ में, है ना। हम संघर्ष करते हैं तो हमारी फैमिली हमारे साथ होती है, तो हम फिर उनसे इमोशनली अटैच होते हैं। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि ये परस्पर घृणा करने वाली चीज़ें होती है जो समूहों के बीच में संतुलन बनाए रखती है, और इस प्रकार ये एक समष्टि के रूप में सामाजिक व्यवस्था की प्रकारात्मक स्थिरता को बनाए रखती है। परस्पर घृणा शब्दावली का प्रयोग सिमेल ने किया था। तो ये एक शब्द है परस्पर घृणा। इससे भी ये होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी से घृणा करता है तब भी यही होता है, क्योंकि संघर्ष मतलब एक तरीके से उन्होंने संघर्ष को घृणा का शब्द भी दिया है। ठीक है, ये समूह के बीच में संतुलन बनाए रखता है ताकि कोई भी एक दूसरे के प्रति जो है गलत व्यवहार ना रखे, और सबको पता हो कि भाई लाइफ बहुत मुश्किल है और जीतना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो उसके हिसाब से कोई भी एक दूसरे से घृणा ना करे। ठीक है, और सब एक दूसरे को जो है कामयाब देखे, यानी कि जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, तो मैं कामयाब होना चाहूँगा क्योंकि लोग मुझे उस दृष्टि से देख रहे हैं कि मैं नाकामयाब हूँ आज। ठीक है, और फ्यूचर में जाके मैं बहुत मेहनत करूँ और अभी से शुरू करूँ, तो शायद जो है फिर हम एक लेवल पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे एक संतुलन बना रहेगा। ठीक है, क्योंकि आइडल बहुत ज़रूरी है लाइफ में, किसी को आइडल बनाना ताकि हम जो है वहाँ तक पहुँच सके, तो ये ज़रूरी भी है, ये कंपटीशन का एक पार्ट होता है। ठीक है, कि मुझे अचीवमेंट करना है करियर में, जो है आगे बढ़ना है, जो भी मुझे करना है या आपको करना है। उसके अलावा द्वंद्व के प्रकारों के बारे में बता रहा है। ठीक है, द्वंद्व मतलब संघर्ष, मैंने आपको बताया था, शब्दों को अलग अलग छाट के लिखा करो, इससे फ़ायदा रहता है। ठीक है, संघर्ष, इसको हमने संघर्ष मान लिया, और प्रकार्य को हमने मान लिया प्रमुख कार्य। ठीक है, यानी कि डॉक्टर इंजीनियर अपने अपने कार्य में एक्सपर्ट होते हैं, तो हम उसको द्वंद्व प्रकार्य बोलते हैं, यानी कि संघर्ष के प्रमुख कार्य। ठीक है, इस तरीके से हम इसको अ, देखते हैं। यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि कॉजर का मानना है कि जातियों के बीच विद्यमान द्वंद्व सिर्फ विभिन्न जातियों की विशिष्टता और पृथकता को ही स्थापित नहीं करता, बल्कि समाज के सामाजिक ढांचे की स्थिरता को भी सुनिश्चित करता है। स्ट्रक्चर को भी जो है ये बना के रखता है। अलग अलग समाज में, मतलब कि अलग अलग एक समाज में अलग अलग लोग होना ज़रूरी है, उनके अंदर अलग अलग स्किल्स होनी ज़रूर है। ठीक है, ऐसा ना हो कि बस टीचर ही टीचर निकल रहे हैं और इंजीनियर भाड़ में गए, डॉक्टर्स ही नहीं है समाज में, कोई मर रहा है तो मर ही रहा है। ठीक है, जजेस ही नहीं है या लॉयर्स ही नहीं है, केस कौन लड़ेगा। ठीक है, और मज़दूर सबसे इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मज़दूर जो आपका घर बनाते हैं, ठीक है, जो काम करते हैं एक्चुअली में, वो भी ज़रूरी है ना। तो कह रहे हैं समाज में हर लोगों की आवश्यकता है, हर व्यक्ति की, हर स्किल्ड पर्सन की आवश्यकता है, तो ये सबको समाज में रखा होना आवश्यक है। ठीक है, इसके लिए इसको द्वंद्व के प्रकार बोला है।
और हम ये सब तभी पा पाते हैं जब हम संघर्ष करते हैं, ठीक है। तब आप डॉक्टर बनते हो, तभी आप इंजीनियर बनते हो, लॉयर बनते हो, ठीक है। और अगर आपने ये सब नहीं किया, मेहनत नहीं की पहले, तो आप मजदूर बनोगे। उसमें भी कोई बुराई नहीं है, ठीक है, वो भी कोई गलत काम नहीं कर रहा, पर मैं बता रहा हूँ कि भाई ऐसा होता है। उसके अलावा द्वंद्व और तिरस्कार, इसमें आपको ये बताएगा कि कुछ भी नहीं है यहाँ पे शायद। द्वंद्व और तिरस्कार में मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी नहीं किया है इसको, ठीक है, तो इसको लीव करते हुए चलते हैं। और यहाँ पे टॉपिक है वर्ग द्वंद्व के बारे में। वर्ग द्वंद्व, इसको देख लेते हैं। इस प्रकार की नकारात्मक भावनाएं विशेष अधिकारों के असमान वितरण के कारण उत्पन्न होती है। देखो, ये जो वर्ग द्वंद्व है, ये समझ में आया क्या है कि कैटेगरीज जो है, जो क्लास है, ठीक है, अमीर गरीब और मध्य वर्गीय परिवार में ये वर्ग द्वंद्व क्यों पैदा होता है, कि संघर्ष क्यों पैदा होता है। गरीब जो लोग हैं या जो मध्य वर्गीय परिवार हैं, जो लोग हैं, वो संघर्ष क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि उनको बराबर का दर्जा नहीं दिया गया है, ठीक है। जो संसाधन है, ठीक है, जो अधिकार है, उनका वितरण सही से नहीं हुआ है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन उनका जो है अधिकारों का सही से नहीं हो पाया, इसलिए लोग द्वंद्व करते हैं, आंदोलन भी करते हैं कभी कभी इसके चक्कर में, है ना। तो ये इसलिए होता है। कह रहा है कि द्वंद्व दो या अधिक व्यक्तियों या समूहों के बीच परस्पर प्रभावी क्रिया होती है, एक तरीके से ये प्रोसेस बताया है द्वंद्व को, ठीक है। वर्ग द्वंद्व को एक प्रोसेस बताया है। ये जो होता है दो या दो से ज़्यादा या दो समूह से ज़्यादा, दो या दो समूह ज़्यादा लोगों के समूह के बीच में जो होता है। नकारात्मक भावनाएं या वैमनस्य जरूरी नहीं कि द्वंद्वपूर्ण परस्पर क्रिया को जन्म दे। देखो, कह रहा है कि सिर्फ नकारात्मक चीज़ों से ही नहीं होता, ये सकारात्मक जब चीज़ों से भी होता है। जब किसी के लिए आप पॉजिटिव कुछ काम करते हो तब भी होता है। जैसे कि गवर्नमेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट, आज जो लोग कुछ जो है संविधान को गालियाँ भी देते हैं इस नाम पे कि रिजर्वेशन क्यों दिया हुआ है, ठीक है। अब रिजर्वेशन उन लोगों के लिए सही है जिनको मिला हुआ है, लेकिन कुछ लोगों को जो है उससे दिक्कत होती है कि हमें क्यों नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये जो है, ये है तो पॉजिटिव चीज़, ठीक है। उनको नहीं पता, लोगों को जो उसका विरोध करते हैं कि ये क्यों दिया गया है किसी को, ठीक है। अब वो ना समझ है, उनके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग। तो ये भी जो है एक इसका पार्ट होता है। जब लोगों को नहीं भी पता होता है, तो इसके लिए क्या तरीका होता है कि हम लोगों को एजुकेट करें, ठीक है, उनको बताएं कि भाई ऐसा क्यों होता है। यही इसका पार्ट भी है द्वंद्व का। इसके लिए पहले ये ज़रूरी है कि अधिकारहीन निर्धन समूहों में ये जागरूकता आ जाए कि जो अधिकार और विशेष अधिकार उन्हें मिलने चाहिए, उससे उन्हें वंचित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है उनको थोड़ा जगाने की कोशिश की जाए, उनको समझदार किया जाए कि भाई अगर इस व्यक्ति को रिजर्वेशन मिल रहा है तो तुम्हें दिक्कत क्या है, ठीक है। उसकी कंडीशंस ऐसी थी, ठीक है, जिसकी वजह से उनको रिजर्वेशन देना पड़ा, ठीक है। तो उस हिसाब से वो सूटेबल है वहाँ पे। तो एजुकेट करना चाहिए हमें लोगों को। उसके बाद दूसरा व्यक्ति है रॉल्ट डायराडॉफ। अभी तक हमने पढ़ा कॉजर के बारे में, अब हम पढ़ते हैं रॉल्फ डायराडॉफ। कुछ अजीब सा नाम है इनका। इनकी ना एक विशाल ग्रंथ इन्होंने लिखा है, ग्रंथ, ठीक है, ग्रंथ लिखा हुआ है इन्होंने। एक क्लास, इंग्लिश में इसको कहते हैं क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ठीक है। बहुत बड़ा ग्रंथ है, नाम भी देखो कितना बड़ा है इसका। तो ये लिखा है उन्होंने इस मार्क्स उन्होंने उन्होंने मार्क्स के वर्गीय सिद्धांत की एक तार्किक मीमांसा प्रस्तुत की है। तार्किक यानी कि एक फैक्चुअल चीज़ें पेश की है। बेसिकली मार्क्स को एक तरीके से समझने की बात की गई, समझाने की बात की है उन्हें, ठीक है। जो भी उन्हें मार्क्स ने जो अपने सिद्धांत दिए हैं, उनको स्टडी किया है और बताया कि जो वो सिद्धांत वो दे रहे हैं सही है या नहीं है, ठीक है। और डायरडॉफ ने इसमें ये बताया कि मार्क्स के कौन से विचार तर्कसंगत और असमर्थन है और कौन से नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे है। उसके अलावा उनके बाद इसके बाद वह वर्ग संघर्ष और संरचनात्मक परिवर्तन के सिद्धांत देते हैं, ठीक है। और अपना सिद्धांत भी जो है प्रस्तुत करते हैं वो इसके बाद। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे आगे अभी, ठीक है। ये जो नीचे टॉपिक दिख रहा है आपको, पूंजीवाद और औद्योगिक समाज। तो ये जो सिद्धांत है ये बेसिकली है तो कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद जो है, ठीक है। वो कहते हैं कि पूंजीवाद देश के लिए खराब है क्योंकि ये गरीब लोगों का शोषण करता है, कार्ल मार्क्स कहते हैं ऐसा, ठीक है। अब ये जो डायरडॉफ हैं ये क्या कहते हैं, ये हमें समझना है। उनके अध्ययन के लिए डायरडॉफ ने सबसे पहला जो मुद्दा उठाया या लिया वह है पूंजीवाद और उनके अंदर वर्गों का
स्वरूप, ठीक है। पूंजीवाद में वर्ग जो होते हैं आपको पता है, एक तो गरीब वर्ग होता है, ठीक है, जिसको हम सर्वहारा बोलते हैं, और दूसरा वर्ग होता है पूंजीपति, जिसको हम बुर्जुआ वर्ग भी कहते हैं, ठीक है। उनके अनुसार पूंजीवाद औद्योगिक समाज का सिर्फ एक ही रूप है, यानी कि पूंजीवाद सिर्फ एक ही रूप है, इसके अलावा भी बहुत रूप होते हैं, सिर्फ पूंजी ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि गरीब भी हैं, ठीक है, जो नए स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए उनको हम पूंजीवाद नहीं कह सकते, पूंजीपति नहीं कह सकते। और मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद जो है, मार्क्स ने क्या किया है कि चीज़ों को दो भागों में बांटा है। मैंने आपको बताया कि एक तो पूंजीपति है और एक है गरीब व्यक्ति, ठीक है, सर्वहारा और बुर्जुआ वर्ग। इन दोनों के बारे में कार्ल मार्क्स बताते हैं। और ये क्या कहते हैं फिर लास्ट में, ये कहते हैं कि अगर हम ये सिद्ध कर दें कि ये गुण अब क्रियाशील नहीं रह गया है, तो आज मार्क्स के सिद्धांत का कोई विशेष महत्व नहीं रह गया है। क्योंकि जो उस समय उन्होंने जो ये सिद्धांत दिया, ठीक है, इनका मानना है कि वो आज सही नहीं है, आज के हिसाब से परिहार्य नहीं है, यानी कि वो आज फॉलो नहीं किया जाना चाहिए किसी भी व्यक्ति के द्वारा, ठीक है। वो आज ऐसा नहीं होता है ना। आज हमारे पास दो वर्ग नहीं है, तीन वर्ग है, मध्य वर्ग भी उसमें ऐड हो गया। तो ये आज के हिसाब से जो इनका सिद्धांत है वो फिट नहीं बैठता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि पूंजी संग्रह का वियोजन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आपको याद होगा स्वामित्व और नियंत्रण ही मार्क्स के चिंतन का मुख्य सरोकार थे। यानी कि जो पैसे वाले लोग हैं, जो रिच लोग हैं, जो पूंजीपति है, वो गरीब लोगों पर नियंत्रण रखते हैं। तो उनका जो मेन मकसद था कार्ल मार्क्स का, वो यही था, ठीक है। उद्देश्य जो था किसी भी चीज़ को, जो सिद्धांत है उनके, जो देने का द्वंद्व का सिद्धांत जो था, या जो श्रम विभाजन का सिद्धांत उन्होंने दिया है, उसके पीछे तर्क यही था कि वो देख रहे थे कि जो पूंजीपति लोग हैं वो गरीब लोगों पर कैसे अत्याचार करते हैं। और पहले स्वामी और प्रबंधक मैंने यानी कि मैनेजर की भूमिका या भूमिकाएं मूलत पूंजीपति के स्तर में ही रहती थी, पर आज दोनों भूमिकाएं पूंजी धारक यानी कि स्टॉल होल्डर में और अलग अलग हो गई है। यानी कि भूमिकाएं बदल गई है, आज चीज़ें चेंज हो गई है, तो इसलिए इनका जो दूसरा वाला सिद्धांत है वो भी फेल है, ठीक है। पूंजी संग्रह का वियोजन का जो सिद्धांत है वो भी सही नहीं है। और श्रम शक्ति वियोजन, इसमें क्या कह रहे हैं कि आज जिस तरह पूंजी का आज प्रौद्योगिक समाज में वियोजन हुआ है, उसी तरह श्रम शक्ति का भी वियोजन हो गया। यानी कि आज आपको दक्ष अदक्ष लोग देखने को मिलते हैं, अर्धदक्ष देखने को मिलते हैं और अतिदक्ष देखने को मिलते हैं। यानी कि ये तो है नॉन स्किल्ड, ठीक है, जिनके पास कोई भी स्किल नहीं होती, जिनको हम मजदूर कहते हैं। ये होते हैं बीच के लोग, ठीक है, इनके पास कम थोड़ी स्किल्स होती हैं, थोड़ी नहीं होती। जैसे कि डॉक्टर है पर वो झोला छाप डॉक्टर है, ऐसे लोग। उसके अलावा अति स्किल्ड होते हैं, ये जो डॉक्टर्स, प्योर डॉक्टर्स होते हैं, उनको बोलते हैं अति स्किल्ड, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ बातें और कह रहा है कि नए मध्य वर्ग जो है वो उभर के आए हैं, और वाइट कॉलर काम भी आपको देखने को मिलता है, सफ़ेद पोशाक, यानी कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इनको वाइट पोशाक बोलते हैं। ये मध्य वर्ग में परिवार में आते हैं, इसलिए ये गरीब भी नहीं होते ना तो अमीर होते हैं, ये बीच में रहते हैं। और सामाजिक गतिशीलता और समतावादी सिद्धांत, यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि पीढ़ियों में और पीढ़ियों के बीच भारी सामाजिक गतिशीलता हुई। वर्ग की रचना और उसके स्वरूप के लिए इसका ये मतलब रहा है कि वर्ग के स्वरूप में भी अस्थिरता आ गई है। तो बेसिकली कहने की कोशिश कर रहा है कि गतिशीलता क्या है, कि जब हम बात करते हैं अपने पास्ट की, ठीक है, तो पास्ट से जो आज अगर आप अपने आप को कंपेयर करते हो प्रेजेंट से, तो आप काफ़ी कुछ बदल जाते हो, ठीक है। तो उसी की बात कर रहा है कि हम जो है जैसे पहले थे वैसे नहीं है, वैसे की जो व्यवस्था है आज वो बदल गई है पहले की तरह, ठीक है। अब जब हम आज़ाद हुए थे 1970 के समय में, जब चीज़ें बदल रही थी, जब जनसंख्या कम थी, ठीक है, लेकिन आज जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो वो उसके हिसाब से चीज़ें बदल जाती है, संघर्ष बदल जाते हैं, लोगों की जो इंटरेस्ट है वो बदल जाते हैं, तो ये है। उसके अतिरिक्त देखते हैं कुछ और है कि, तो कह रहा है कि वर्ग संघर्ष का डायरडॉफ सिद्धांत, वर्ग संघर्ष, कह रहे हैं कि डायरडॉफ ने ये सिद्ध कर दिया है कि बदलती हुई परिस्थितियों में
आधुनिक औद्योगिक समाज में मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत उपयोगी नहीं रह गया है। इसके बाद वह इस विषय में अपना नया सिद्धांत रखते हैं। ये कह रहे हैं कि पहला है कि समाज का समेकन सिद्धांत और दूसरा है बाध्यता सिद्धांत। ठीक है, इसमें जो समेकन सिद्धांत है ये ऐसा सिद्धांत है जो कि हमेशा स्थिर रहता है। ठीक है, हमेशा स्टेबल रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता। लेकिन जो बाध्यता सिद्धांत है ये हमेशा समय के साथ में चेंजिंग होता रहता है। ठीक है, इसको अगर आपको और पढ़ना है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है ये सभी इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, डिटेल में आप पढ़ सकते हो इसको। यहाँ पे भी कह रहा है कि स्थिर ढांचा रहता है और हर समाज घंटों का एक समेकन ढांचा है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे जो बाध्यता सिद्धांत है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बारे में आप इनको पढ़ सकते हो खुद भी। ठीक है, क्योंकि वर्ड मीनिंग बहुत मुश्किल है इसकी, काफ़ी कठिन कठिन शब्द दे रखे हैं जिसको हम आसानी से लिख सकते थे, वो भी बहुत मुश्किल में लिखा हुआ है। तो इसीलिए हम जो है कोशिश करते हैं कि आपको आसान तरीके से समझा दें ताकि फिर दिक्कत ना आए किसी को। ठीक है, पढ़ने में और समझ में आ जाए आपको, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है बुक का वो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, और आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।